everyone, welcome to my channel Learn English Online, and today we are going to discuss present indefinite tense or simple present tense. So these both tenses are same. Present indefinite tense and simple present tense both are synonyms of each other. So there is not that difference in these sentences, in these two different words. So why we call it indefinite? Because in this tense, the situation is indefined, or we can say is not defined. Like it is not. There is no given time of it. There is no given particular, timing in a day. So these kind of things consider it as a indefinite. So हम स्टार्ट में सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं, कब यूज होता है, क्योंकि रटना तो है नहीं है हमको, तो हम समझेंगे कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को कब कब किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है. व्हेन वी यूज दिस टेंस, तो हमारे डेली रूटीन्स में सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है डेली रूटीन. हम डेली रूटीन में जो भी काम करते हैं, हम कोई गेम खेलते हैं या हम कोई स्टडी करते हैं अपनी, हम कॉलेज जाते हैं, हमारे डेली रूटीन में हम सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, तो ये सब हमारा डेली रूटीन ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कंसिडर होगा. मैं जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलूँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है वो. तो मैं कोई भी नाम आप बोल सकते हो, कोई भी नाम, इट डजंट मैटर. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली रूटीन आप जब किसी को बताते हैं, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर टाइमिंग ऑफ अवेक, व्हेन डू यू अवेक इन मॉर्निंग, तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तब आप डेली रूटीन में अपने जो डेली रूटीन में जैसे कि आप जो समय आपका उठने का, तो उसमें आप इसी टेंस में आंसर देंगे. कोई भी पूछता है कि आपका ऑफिस का टाइम क्या है, तो आप जब आंसर देंगे तो आप ये कहेंगे कि मेरा ऑफिस का टाइम ये है, या फिर मैं ऑफिस इतने बजे जाता हूँ. मान लीजिए आपका ऑफिस का टाइम 10 बजे है, तो आप कहेंगे मैं ऑफिस 10 बजे जाता हूँ. तो आई गो टू ऑफिस एट 10 AM. तो हाँ, यहाँ पर टाइम आपको कंसीडर किया हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ वो काम आप रेगुलरली कर रहे हो, डेली रूटीन में कर रहे हो, इसलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंसीडर किया जाएगा. उसके बाद इसके बाद हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स भी हमारी, जैसे कि हम कोई बोलता है कि शी लाई, वो झूठ बोलती है, या फिर आप बोलें ही प्लेज गेम. तो ये दोनों बातें किसी की हैबिट हो गई कि कोई गेम खेलता है, कोई झूठ बोलता है. आप जैसे कि बोल सकते हैं कोई भी हैबिट हो सकती है आपकी. दे ईट एप्पल, वो एप्पल खाते हैं, उनकी हैबिट है. तो हैबिट तो कोई भी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी खाने की, जैसे कि कोई स्मोक करता है, हाँ जैसे कि सबसे ज्यादा बोला जाता है ही स्मोक्स. तो वो सिगरेट पीता है, तो स्मोक किसी की भी हैबिट बता रहा है यहाँ पर. तो ही स्मोक्स क्या हो जाएगा, किसी की भी हैबिट हो सकती है. हैबिट की कुछ भी हो सकती है, आदतें जो भी हम करते हैं, झूठ बोलना, सच बोलना, ये सब हमारी हैबिट्स में आते हैं. अब इसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, हमारे जनरल ट्रुथ होते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कंसीडर करते हैं. कैसे? जैसे कि हम बोलें वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पर आपने देखा कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, ये जनरल ट्रुथ हो गया.
आप ये नहीं कह सकते कि पानी 99 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, या फिर पानी ऐसा बोल सकते हैं, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि पानी 101 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? नहीं, वो फैक्ट है, वो साइंस का एक फैक्ट है, और वो ऑलवेज जनरल ट्रुथ रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। जो कोई भी बात जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, वो कभी भी हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। वो जैसी होती है वो उसी कंडीशन को फॉलो करती है, उसी कंडीशन में होती है, तो वो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंसीडर की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कही जाती है। तो ये सब मैंने आपको यूजेस बताए। डेली रूटीन, जो हम डेली रूटीन करते हैं, रेगुलरली जो काम करते हैं, वो डेली रूटीन हो गया। हैबिट, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हम जो डेली रूटीन में जो हमारी आदत होती है कि दिन में उठना है, रात में सोना, कितने बजे, क्या खाना, क्या पीना, वो भी। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो जनरल फैक्ट्स हैं हमारे, जो कभी नहीं बदलते, जो हमेशा एक ही तरीके से होते हैं, सनराइजेज इन द ईस्ट इस तरीके से, और सनसेट इन द वेस्ट, तो ये इस तरीके की चीज़ें यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। तो ये सारे के सारे इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं, कहे जाते हैं। आप कभी भी इन फ्यूचर या अब से आप जब भी अपने डेली रूटीन की बात करेंगे, या अपने हैबिट की बात करेंगे, या यूनिवर्सल या जनरल फैक्ट्स की बात करेंगे, उसकी अगर आप इंग्लिश में किसी को रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप इसी टेंस का यूज़ करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इस टेंस का यूज़ कैसे किया जाता है। हम ये तो जान गए कि ये जो हमारा जो टेंस है वो कब यूज़ होगा, कब यूज़ होगा, लेकिन कैसे यूज़ होगा वो हम जानेंगे। सो इसका मतलब इसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कोई भी पर्सन का हो सकता है, कोई भी किसी का नाम हो सकता है। वर्ब, जो हमारा कहना चाहिए, जो हम क्रिया बोलते हैं हिंदी में जैसे, बट क्रिया करके उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है कि क्रिया क्या। वर्ब मतलब हम कोई भी काम करना, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, बात करना, तो इस तरीके की जो हमारी जो काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। और वो काम किस वजह से होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। साधारण भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लें, सब्जेक्ट हमारा आई ले लेते हैं हम, और वर्ब में हम गो ले लेते हैं, और स्कूल, टू स्कूल। तो यहाँ पर आपका आई सब्जेक्ट हो गया, आपका गो वर्ब हो गया, और आपका स्कूल वो जगह वो ऑब्जेक्ट हो गया, जहाँ पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं, किस काम के लिए, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे करके हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। सब्जेक्ट हमारे आई को हम ऑलवेज अंग्रेजी में, इंग्लिश में प्लूरल कंसीडर करते हैं। प्लूरल मतलब दो या दो से ज़्यादा। हालांकि आई तो एक ही होता है, बट ये इंग्लिश का रूल है कि आई को हम हमेशा प्लूरल ही कंसीडर करेंगे, कभी भी हम इसको सिंगुलर कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे आगे जाके हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसलिए हम आई के साथ हमेशा प्लूरल, आई को हमेशा प्लूरल कंसीडर होता है, जिसके साथ वर्ब की सिंपल फॉर्म आएगी। ये मैं नेक्स्ट आगे बताने वाली हूँ आपको। अभी मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, यानी कि मैं, वी यानी कि हम, ये भी प्लूरल होता है, प्लूरल होते हैं मतलब दो या दो से ज़्यादा, एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा। उसके बाद जो इसके बाद होता है यू भी ऑलवेज प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। यू मतलब तुम, जो यू मतलब कहते हैं ना हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो वहीं पर ये यू यूज होता है। तो हाउ आर यू आप बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और यू आप एक इंसान के लिए भी यूज़ करते हो, बट हमको ये रूल के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग यू हमेशा प्लूरल रहेगा। इसके बाद दे
दे भी प्लूरल है, जिसकी हिंदी वे होती है। वे मतलब वे लोग, दे मतलब वे लोग। वे बहुत सारे हो सकते हैं और ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि हम ऑलवेज वे प्लूरल दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं, कभी भी एक के लिए हम दे यूज़ नहीं करते, इसलिए ये हमेशा प्लूरल कंसीडर होगा। अब हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ही, ये मेल के लिए यूज़ होता है। जो मैन्स होते हैं, मैन के लिए हमेशा ही यूज़ होगा और ये सिंगुलर होगा। इसी के साथ शी लड़कियों के लिए यूज़ होगा, गर्ल के लिए यूज़ होगा, वुमेन के लिए यूज़ होगा, और ये फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, ये भी सिंगुलर होता है। और इट हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है और ये भी सिंगुलर होता है। इट हमें हमेशा नॉन लिविंग थिंग जिनकी हमें जान नहीं होती, जैसे कि ये पेन, मैं बोलूँगी इट इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, तो ये पेन नॉन लिविंग थिंग है, इसमें कोई जान नहीं है, इसलिए इसके लिए इट यूज़ होता है। इट कभी भी हम किसी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं यूज़ करते, किसी भी इंसान के लिए यूज़ नहीं करते, हमेशा सिंगुलर रहेगा और नॉन लिविंग थिंग के लिए ही यूज़ होगा। वर्ब हमारी बहुत सी हो सकती है, कोई भी वर्ब हो सकती है, जैसे कि प्ले, कोई भी काम हम जो करते हैं, सिंगिंग, सिंग भी हो सकती है, गाना, स्पीक बोलना, और जंप, और कोई भी ले सकते हैं हम, क्राई हुई। आप खुद से ऑनलाइन सर्च करके, गूगल आप सभी के पास है, आपके पास इंटरनेट है, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, वर्ब ढूंढिए और उन वर्ब को धीरे धीरे पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगी याद कीजिए या रटिए, क्योंकि एकदम से वर्ब बहुत सारी याद करना मुश्किल ही है और नामुमकिन भी होता है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आप ऑनलाइन सर्च करें, वर्ब सर्च करें, वर्ब की फॉर्म समझें। मैं ये भी बता देती हूँ, वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है, इसकी 3 फॉर्म होती हैं, जैसे कि गो, वेंट एंड गॉन। तो ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, वर्ब की तीनों फॉर्म समझ आ जाएंगी आपको, वहाँ पे लिखी होंगी, और धीरे धीरे आप वर्ब को समझेंगे। जैसे कि गो का मतलब जाना होता है, प्ले का मतलब खेलना होता है, सिंग का मतलब गाना होता है, स्पीक का मतलब बोलना हो गया, जंप का मतलब कूदना हो गया, क्राई का मतलब रोना, फ्लाई का मतलब उड़ना, और एक बहुत कॉमन जो है डांस, ये बहुत इजीली आपने सुना होगा, डांस मतलब डांस करना, नाचना। तो ये सारी वर्ब्स होती हैं हमारी। ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, स्कूल ले सकते हैं हम, या हम कोई गेम, जैसे कि प्ले है तो प्ले के साथ हम गेम ले सकते हैं, गेम मतलब खेलना, कोई भी गेम आप खेलते हैं, पार्टी, मैच, और ऑफिस, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से आप कोई काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई क्रिया कर रहे हैं, उसी कोई एक्शन हो रहा है जिसकी वजह से। स्कूल है तो वहाँ जाना, आप जा रहे हैं, एक एक्शन ही है, आपके हाथ पे बॉडी मूवमेंट हो रहा है, बॉडी मूवमेंट कहीं होता है, दैट मीन्स इट इज़ अ एक्शन, एंड विच इज नॉट देयर इज अ मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट और एक्शन इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। सो वी कॉल द गेम, पार्टी, मैच, ऑफिस, job, anything else you can consider as an object. I hope ये चीज़ समझ में आएगी। अब मैं आपको इसका ग्रामर रूल बताती हूँ। नहीं, सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताती हूँ कि इसमें फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो सबसे पहले तो first person, that means the person who is speaking, the person who is speaking, जो person है, जो इंसान है, जो आपके सामने खड़ा है, जो बोल रहा है, who speaks, about him, अपने बारे में बोल सकता है, किसी और के बारे में बोल सकता है। जो person जो खुद बोल रहा है, खुद से अपनी बात कर रहा है,
वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि आई एंड वी, दो ही फर्स्ट पर्सन। आई मतलब कोई पर्सन अपनी बात कह रहा है, आई एम अ टीचर और आई एम अ स्टूडेंट, तो वो अपने बारे में बता रहा है, इसलिए वो फर्स्ट पर्सन है। वी बहुत से लोग हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। जब वो लोग अपने बारे में बताते हैं लाइक वी आर स्टूडेंट्स और वी आर ऑनलाइन लर्नर्स, जैसे कि आप लोग कहेंगे वी आर ऑनलाइन लर्नर्स, तो आप उस समय अपनी बात बता रहे हैं, अपनी बात आप खुद से बता रहे हैं दूसरे किसी व्यक्ति को, तो आप उस समय फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आप अपनी बात खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, ये होता है यू। इसका मतलब क्या होता है, जो दूसरा पर्सन सुन रहा है, आप जिससे बात करते हो, तो दूसरा पर्सन जो आपको सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। इसी के साथ थर्ड पर्सन वो, जब आप और आपका कोई दोस्त, मान लीजिए आप और आपके कोई दोस्त बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। वो होते हैं ही से डिनोट करते हैं उसे हम, शी से और इट से भी। आप किसी पेन की बात कर सकते हैं, लाइक दिस पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव और इस पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ऐसे बात कर सकते हैं। तो आप नॉन लिविंग थिंग को भी यूज़ कर सकते हैं थर्ड पर्सन में। और किसी का नेम भी हो सकता है, जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल होता है इसका थर्ड पर्सन का, कि आप अपने मुंह से अपनी बुराई नहीं कर सकते, आप अपने फ्रेंड के सामने जाकर भी उसके मुंह पर बुराई नहीं कर सकते, बट जो थर्ड पर्सन होता है वो आप दोनों के सामने प्रेजेंट नहीं होता है और आप तीसरे इंसान की बुराई कर सकते हो, तो उसका नाम कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड कोई भी, तो कोई भी नाम, रामू, शामू, शिल्पा, नमन, आरती वगैरह वगैरह, कोई भी नाम हो सकता है, तो वो थर्ड पर्सन में कंसीडर होता है। आई होप आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट समझ में आए होंगे। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रामर रूल 1 जो आपने सुना होगा, 120 रूल ऑफ ग्रामर्स, बट मैं आपको टेंसेस के थ्रू और आगे जो भी मेरे लेसन्स आएंगे उनमें 1 बाय 1 आपको मैं ग्रामर रूल समझाती जाऊंगी, पढ़ाती जाऊंगी, और जब आप कहेंगे तो मैं इसकी सीरीज भी लेके आऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको 1 बाय 1 ग्रामर रूल भी बताती जाऊंगी, जिससे आपको इजीली रूल्स रिवाइज होते रहेंगे और इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि रिवाइज होने से चीज़ें याद रह सकती हैं, रटने से चीज़ें कभी याद नहीं रह सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर, और किसी का नेम, ये भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए हैं। इनके साथ हम हमेशा वर्ब के साथ, वर्ब की सिंपल फॉर्म के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या ईएस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं जैसे कि यू, वी, दे, इनके साथ और आई, इनके साथ हम कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा एस नहीं लगाते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, दैट मीन्स वर्ब की सिंपल फॉर्म ही लगाते हैं। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ आएगा कि इनका सेंटेंशियल फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जैसे कि बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आई वर्क हार्ड। देखिए आई प्लूरल है, यहाँ वर्क मतलब मैंने वर्ब की सिंपल फॉर्म यूज़ की है। हार्ड, कोई भी काम हार्डली करना, कोई और मेहनत से करना, आपकी मेहनत हो गई है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके साथ ही आप लिख सकते हैं वी प्ले गेम। तो यहाँ पर वी आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और
साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो तो सिंपल ही रहेगा, उसमें तो कोई ऐसा ही लगता नहीं है। तो वी प्ले गेम, हम गेम खेलते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही होगी। ये सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमेशा यही चीज़ फॉलो करनी है आगे भी, चाहे कोई भी टेंस हो, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी फॉर्मेशन को याद रखना है। इसके बाद चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी, वो मैं आपको बताती जाऊंगी, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही नहीं है, ये आगे भी यूज होगा, इसको हमेशा याद रखें। इसके बाद आप लिख सकते हैं शी सिंग्स सॉन्ग। तो ये क्या हुआ, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, फीमेल के लिए यूज हुआ है। इसके साथ एस लगाया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आया इसमें, और गाना, तो वो गाना गाती है। तो इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट आपका सॉन्ग हो गया। इसी के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि राम गोज टू मार्केट। तो राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस लगाया हुआ है, ई एस लगाया हुआ है, और टू मार्केट जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जहाँ आप जा रहे हैं आप मार्केट। तो हमेशा याद रखें कि जो भी वर्ड जिसके एंड में ओ आता है उसके साथ हम हमेशा ई एस ही लगाएंगे। कोई भी वर्ड जिसके एंड में ओ आएगा उसके साथ हमेशा आप ई एस ही लगाएंगे, ये रूल होता है। किसी भी वर्ड के साथ अगर वाई आता है एंड में, तो उसके साथ आप हमेशा आई ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्राई के साथ अगर आपको ऐसे ई एस वाला जो रूल है वो लगाना है, तो आप हमेशा आई ई एस लगाएंगे, तो बन जाएगा टी आर आई ई एस, ट्राइज। आप लिख सकते हैं दे ट्राई हार्ड, और जब सिंगुलर के साथ लगाएंगे आप, तो आप कहेंगे ही ट्राइज हार्ड। होप समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ इसमें नेगेटिव सेंटेंस कब बोलते हैं, इसकी हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, डू एंड डज। डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज होती है, और डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है आई वर्क हार्ड, अगर आप इसको नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ आ जाएगा आई डू नॉट वर्क हार्ड। वी प्ले गेम, अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ बनाएंगे डू नॉट प्ले गेम। हमेशा जहाँ पर नॉट का सेंस आता हो, नेगेटिव मीन्स क्या, नॉट का सेंस दे रहा हो जो, तो उस वाले नेगेटिव सेंटेंस में जो काम हम नहीं कर रहे हैं उसमें हम हमेशा डू के साथ नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो। व्हाट इफ कोई प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या बनेगा, शी डज नॉट सिंग सॉन्ग। जब भी हम हमेशा याद रखें, ये भी एक रूल है कि हम शी सिंग सॉन्ग, जब हम सिंपल टेंस बना रहे हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तब हम एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। बट जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसी चीज़ का नेगेटिव फॉर्म करते हैं, तो हम वर्ब की सिंपल फॉर्म ही यूज़ करेंगे, और नॉट के डज के साथ नॉट लगाएंगे, और डज के साथ कभी भी एस या ई एस वाली वर्ब की फॉर्म नहीं लगाएंगे, हमेशा डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ये रूल है, इसको ध्यान रखें, इसकी मिस्टेक ना करें। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो फिर
आपकी जो इंग्लिश है वो अट्रैक्टिव नहीं लगती है जब आप बोलते हैं या लिखते हैं, तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगती, बहुत बुरा लगता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर क्वेश्चन का सेंस आ रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि जो आप पूछ रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने कहा कि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो, ऐसा लगता है, तो आप पूछेंगे क्या मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूँ, आपको ऐसा लगता है मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, डू आई नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि आप तो हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आपके किसी पेरेंट ने या किसी फ्रेंड ने या आपके रिलेटिव्स ने पूछा कि आप हार्ड वर्क नहीं करते, तो आप बोलेंगे कि क्या मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूँ, डू आई नॉट वर्क हार्ड। उसमें क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम जस्ट हमारे सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, हम हमारे सब्जेक्ट के जस्ट पहले रख देते हैं। इसके बाद ही, इसके साथ ही साथ जब आपकी कोई हाँ, ये आपका प्लूरल का एग्जाम्पल है। अब सिंगुलर का एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है। जैसे कि आपने बोला वह गाना गाती है, शी सिंग्स सॉन्ग। अगर आप इसको उसका आपने नेगेटिव बनाया, शी डज नॉट सिंग सॉन्ग। अब आप अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे क्या वो गाना गाती है, तो आप कैसे पूछेंगे, डज, जस्ट उसको पहले लेके आना है, हमारे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। डज शी सिंग, डज शी नॉट सिंग सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गाती है, क्या वो गाना नहीं गाती है। तो ये आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सेंस आया इसमें, जिसमें आप पूछ रहे हैं क्या वो गाना नहीं गाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इस वाले वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो स्टार्टिंग में बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स चाहिए कि आप लोगों को वीडियो में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, किसी मेरी वॉइस में या आपको विजिबिलिटी में क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो वो चीज़ आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और बड़ी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि छोटी वीडियोस में हम शॉर्ट एंड स्वीट में हमारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे अभी, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी जिसको आप रोज कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 सेंटेंसेज या 10 सेंटेंस में दे सकती हूँ। उस चीज़ आपको बनाएंगे तो आपको खुद से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो होमवर्क दूंगी वही आपको करना रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको होमवर्क भी देना स्टार्ट करूँगी, आप उसको आप जो भी कर सकते हैं, जैसे कि कमेंट में लिख सकते हैं आप उनके आंसर, या खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि आप कितना समझ रहे हैं और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप इंग्लिश बचपन से पढ़ते आए हैं, बट मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आप ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों को इस तरीके से समझें कि आप धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करें। मैं हमेशा इंग्लिश में ही वीडियो इसलिए स्टार्ट करती हूँ जिससे आपको इंग्लिश बोलना और सुनने के साथ साथ हम ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं और बोलते हैं। तो इसलिए मैं बीच बीच में भी इंग्लिश बोलूँगी जिससे आप लोगों को इंग्लिश सुनने की हैबिट पड़े और धीरे धीरे आपके मुंह से भी इंग्लिश निकलने लगे। तो इसमें पेशेंस तो चाहिए ही रहता है, लेकिन इतना पेशेंस भी नहीं चाहिए रहता। अगर आप सीरियस हैं तो विद इन 1 month और 2 months you are even able to not only speak in English but you are even able to write in it, बिकॉज बोलना ईजी होता है और लिखने से, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आप लोग बोलना भी स्टार्ट कर देंगे विद इन 1 or 2 months, बट यू हैव टू बी सीरियस, दैट्स इट। सो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेके आऊँगी और आपको उसके रूल्स एंड सबको जो भी स्ट्रक्चर्स हैं मैं बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।